हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है फोरेंसिक टूल किट एंड इक्विपमेंट्स। तो सबसे पहले जो फोरेंसिक की एक बेसिक टूल किट्स या जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें क्या क्या आता है। फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी कैमरास, जिससे हम उसको सारे को की फोटोग्राफ्स और वीडियोस जो है स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि फ्यूचर में कभी भी अगर हमें रिविजिट करना हो सब एविडेंस को, प्लेस ऑफ अकरेंस को, तो किया जा सके। फिर स्केचिंग के लिए पेन और पेपर, एक रफ स्केच। जो ये क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन कंपटीशन भी होते हैं, तो यहाँ पर भी इवन एक स्केच हम क्या करते हैं, जैसे पूरा क्राइम सीन पे ना एक रफ स्केच बना देते हैं विद स्केल, कि ये डेड बॉडी है, यहाँ पर उसके पास एक मान लो सपोज नाइफ रखा था, तो इसका साइज ये था, विद मेजरिंग टेप। ये हम सारा एक रफ स्केच बना लेते हैं, तो पेन एंड पेपर फॉर दैट। फिर अब देखो, एविडेंस हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो एवरी कॉन्टेक्ट लीव्स अ ट्रेस। ठीक है। अब अगर मान लो कि हम भी जाकर कलेक्ट कर रहे हैं, तो हम भी कुछ ट्रेस छोड़ रहे हैं, तो ताकि हम वो ट्रेस ना छोड़े, या हमारे ट्रेस से जो एविडेंसेस के जो ट्रेस हैं वो खराब ना हो, इसीलिए हम पूरा जो है उसका एक अटायर पहनते हैं। रोब पहनेंगे, कैप पहनेंगे, शूज, ग्लव्स, गोगल्स, मास्क, ये सब हम पहनते हैं। फिर उसके बाद उनको पिक करने के लिए जो भी मटेरियल चाहिए, चाहे वो फोर्सेप्स हो, ट्वीजर्स हो, स्वॉप स्टिक्स हो, जैसे जैसे हम कलेक्ट कर सकते हैं। फिर फिल्टर हो, डिस्टिल्ड वाटर, पेपर, सिरिंज, ड्रॉपर, ये सब हमें चाहिए उसको पिकअप करने के लिए। फिर स्केल चाहिए, मेजरिंग टेप, कार्डबोर्ड बॉक्स और पैकेज, ताकि उसे हम पैक कर सकें। एनवेलप्स पैक के लिए। फिर हैंड सैनिटाइजर, ताकि हमारे हैंड्स फ्री ऑफ कंटेमिनेशन हो। फिर एविडेंस को मार्क करने के लिए लेटर्स, अल्फाबेट्स एंड डायरेक्शन इंडिकेटर्स, ये ऐसे हम लेबल्स लगाते हैं, जैसे एक ऐसे ये छोटे छोटे लेबल्स होते हैं, उस पर लिखा होता है एविडेंस नंबर 1, एविडेंस नंबर 2, ऐसे लेबल्स लगाते हैं। तो उसके लिए मार्क करने के लिए लेटर्स, अल्फाबेट्स और डायरेक्शन इंडिकेटर्स। अब ये तो हो गए जनरल रूल। अब जो एडवांस्ड टूल्स जो विद टेक्नोलॉजी आए हैं, अब हम देखते हैं उनके बारे में। ठीक है। सबसे पहले 3D लेजर स्कैनिंग एंड क्राइम सीन मैपिंग। 3D लेजर स्कैनिंग क्या करता है, डिजिटली कैप्चर करके और मैप बना लेता है किसका, क्राइम सीन्स का। ठीक है। कैसे बना लेता है, टेक्नोलॉजी से वो लेजर बीम को यूज करता है ताकि एक 3D मॉडल बन जाए क्राइम सीन का। ठीक है। तो वो क्या करता है, लेजर बीम को यूज करके पूरे क्राइम सीन का एक 3D मॉडल बना लेता है, जिससे हम जो क्राइम सीन है उसको डिजिटली कैप्चर कर लेते हैं और मैप कर देते हैं। इससे क्या होता है कि हर ऑब्जेक्ट और पीस ऑफ जो एविडेंस है वो कैप्चर हो जाता है, बिल्कुल हाई एक्यूरेसी के साथ। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसकी ये जो है ये कितना इफेक्टिव है। तो इफेक्टिवनेस कितनी है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। जो स्पेशियल रिलेशन है बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड एविडेंस, मतलब कि कितना स्पेस है दो एविडेंसेस के बीच में, ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्राइम सीन के लिए, और अलाउ करता है फोरेंसिक टीम्स को कि वो रिविजिट कर ले आफ्टर ईयर्स ऑफ। ठीक है। अब मान लो एक केस है, क्या पता कितने सालों, चलो उसके बाद भी हमारे पास एक लेजर बीम से बना अगर 3D मॉडल पड़ा है, जिसमें हाई एक्यूरेसी के साथ हर एविडेंस दिखाया है, सारा स्पेसिंग दिखाई है, तो हम कभी भी कितने भी साल के बाद उसको रिविजिट कर सकते हैं। फिर टाइम एफिशिएंसी है, क्विकली ये कैप्चर कर लेगा हर डिटेल को, जिससे क्या होगा, टाइम सेव होगा। फिर कोर्ट रूम में ये अप्लाई होता है, हम कोर्ट रूम में जो है इसको दिखा सकते हैं। पर इसके क्रिटिकल इनसाइट क्या है, क्रिटिसिज्म के लिए कहें तो ये स्मॉल लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज है ना, वो नहीं ले सकती, क्योंकि भाई एक्सपेंसिव होगा, और टेक्नोलॉजी नहीं है, तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो छोटी है वो नहीं कर पाती इसको यूज, या खरीद नहीं सकती, तो इसलिए इसकी यूसेज क्या है, लिमिटेड यूसेज है। फिर दूसरा आता है हमारे पास फोरेंसिक ड्रोन। फोरेंसिक ड्रोन वैसे ही जैसे हमारे जनरल ड्रोन काम करते हैं। ये क्या है, ये ड्रोन है किसके साथ, हाई रेजोल्यूशन कैमरास के साथ, थर्मल इमेजिंग के साथ, और लाइट डिटेक्शन और रेंजिंग टेक्नोलॉजी के साथ। ये क्या करते हैं, एरियल व्यू ऑफ क्राइम सीन, मतलब ये क्राइम सीन है नीचे, ठीक है, इसको ऊपर से यहाँ पे हमारा ड्रोन उड़ रहा है, ये क्या करेगा, ये एरियल व्यू ऑफ क्राइम सीन को रिकॉर्ड कर लेगा, स्पेशली इन लार्ज एंड आउटडोर एरियाज,
बाहर के एरियाज में, बड़े एरियाज में, क्योंकि एरियल व्यू कैप्चर कर रहा है तो कितना बड़ा एरिया हो, हम तो ड्रोन ही घुमाना है और ज्यादा मेहनत तो है नहीं, तो इसलिए लार्ज आउटडोर एरियाज, क्योंकि इंडोर जाने में प्रॉब्लम होगी, या और लोकेशंस डिफिकल्ट टू एक्सेस, ऐसी लोकेशंस जहां पर जाना मुश्किल है, जहां पर लोग इजीली नहीं पहुंच पाते, जिनका जो एक्सेस करने के लिए बहुत मुश्किल आती है लोगों को। अब इफेक्टिवनेस हम देखते हैं इसकी कितनी है। रैपिड डाटा कलेक्शन है, क्योंकि क्विकली सर्वे कर लेगी एरियाज का, फिर डिटेल्ड इमेजेस और वीडियोस मिल जाएंगी हमें, मल्टीपल एंगल से मिल जाएंगी। अब जो ऐसे केसेस होते हैं जैसे एक्सीडेंट हो गया, नेचुरल डिजास्टर हो गया, या आउटडोर क्राइम्स हो गया, उनमें एविडेंस जो है वो लेने में हेल्प करता है वाइड एरियाज में। ठीक है, तो रैपिड डाटा कलेक्शन है, फोटो वीडियो वाइड उससे मिल जाएगी, और जो जो ऐसे ऐसे हैं उनमें वाइड एरिया में एविडेंस कलेक्शन इजी और जल्दी हो जाता है। फिर सेफ्टी एंड एक्सेसिबिलिटी। अब ये जो है अब कई बार मान लो गैस लीक का केस हो गया, तो ये क्या करता है, ये एक्सेस करता है एरिया जो हजार्डस है। किसके लिए हजार्डस है? इन्वेस्टिगेटर के लिए एंटर करने में। जैसे कि कोलैप्स्ड बिल्डिंग होगी, भाई बिल्डिंग टूट के गिर गई, अब हो सकता है हम अंदर जाएं तो हमारे ऊपर भी गिर जाए, तो कोलैप्स बिल्डिंग होगी। डेंजरस टेरेन, इतना मुश्किल है कि कोई जा नहीं सकता। केमिकली कंटेमिनेटेड एनवायरनमेंट है, वही गैस लीक के केस हो गए, तो इंश्योर करती है किसकी? फॉरेंसिक टीम की सेफ्टी। फिर थर्मल इमेजिंग फॉर हिडन एविडेंसेस। अब हम खुद ढूंढेंगे तो यार हमारी नजरों से तो कुछ चीजें बच सकती है, पर क्योंकि ये थर्मल इमेजिंग लेती है तो इसीलिए जो हिडन एविडेंसेस होते हैं हमें वो भी मिल जाते हैं, बॉडी सस्पेक्ट जो भी मिलते हैं चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में वो सब मिल जाते हैं। फिर इसका क्रिटिकल इनसाइट देखते हैं कि इसका क्रिटिसिज्म क्या है, कि हालांकि ये यूज होता है पर लीगल और प्राइवेसी कंसर्न्स आ जाते हैं, स्पेशली अर्बन एरियाज में जहां पर ड्रोन का यूज तो रेस्ट्रिक्टेड है, तो भाई हो सकता है कि किसी को प्राइवेसी या एथिकल कंसर्न्स आ जाएं। फिर एडवर्स वेदर कंडीशन है तो हमारा ड्रोन ही खराब हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग विंड्स और रेन है तो क्वालिटी पे भी इफेक्ट पड़ेगा, तो ये सारी चीजें क्या करती है? इफेक्टिवनेस को लिमिट करती है। ठीक है, फिर आ गया पोर्टेबल फोरेंसिक डीएनए एनालाइजर्स। पोर्टेबल फोरेंसिक डीएनए एनालाइजर्स क्या करते हैं? अब देखो, जो ट्रेडिशनल डीएनए था, पहले सैंपल लेते, फिर पता नहीं कितने दिन या कितने हफ्ते लग जाते हैं उनसे रिजल्ट निकालने के लिए, तो ये जो पोर्टेबल फोरेंसिक डीएनए एनालाइजर आया, इसने क्या करा? ट्रांसफॉर्म कर दिया इस पूरी प्रोसेस का, ताकि कंडक्ट कर सके डीएनए एनालिसिस साइट के ऊपर विद इन आवर्स, जल्दी से जल्दी उनके साइट के ऊपर ही हम जो है डीएनए एनालिसिस कंडक्ट कर लेंगे, पहले की तरह हमें दिन या हफ्ते लगाने की जरूरत नहीं। अब इसकी इफेक्टिवनेस देखते हैं। स्पीड एंड एफिशिएंसी, ठीक है, टाइम को कम कर देती है जो बायोलॉजिकल एविडेंस को प्रोसेस करने में लगता है, इसीलिए हम जल्दी डिसीजन बना सकते हैं सस्पेक्ट और विक्टिम में, और जितने कम टाइम में डिसीजन ले लिया उतना ही कम टाइम उस सस्पेक्ट को लगा भागने में, तो इसलिए ऑन द स्पॉट है, तो स्पीड और एफिशिएंसी दोनों ही इसके फायदे हैं। फिर रिजल्ट, रियल टाइम रिजल्ट देता है, साथ के साथ हमें रिजल्ट मिल जाएंगे। क्विकली कंफर्म कर देता है आइडेंटिटी या तो सस्पेक्ट की, या फिर रूल आउट भी कर देता है कि हाँ ये इन्वॉल्व नहीं थे, अगर हमें वैसे ही किसी पे शक हो गया तो हम रूल आउट हो जाएगा कि ये इन्वॉल्व नहीं थे। फिर स्पीड ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी बढ़ा देता है। अब क्रिटिकल इनसाइट देखते हैं कि जो एक्यूरेसी है ना, वो हमेशा नहीं मैच करती लेबोरेटरी के रिजल्ट के साथ, स्पेशली अगर कोई कॉम्प्लेक्स या डिग्रेडेड सैंपल है तो इसलिए एक्यूरेसी हमेशा लैब के साथ मैच नहीं करती, स्पेशली कॉम्प्लेक्स या डिग्रेडेड है तो। बाद में कभी कभी होता है कि हमें लेबोरेटरी कंफर्मेशन अभी भी चाहिए होती है सर्टेन केसेस में। फिर ल्यूमिनॉल एंड एनहेंस्ड ब्लड डिटेक्शन, ये हम कहाँ आ गए हैं, एक सेकेंड दीजिए। तो ये है ल्यूमिनॉल एंड एनहेंस्ड ब्लड डिटेक्शन। तो ये क्या होता है, जो ल्यूमिनॉल केमिकल है ना, वो ल्यूमिनॉल एक ऐसा केमिकल रीजेंट है जो कि रिएक्ट करता है ब्लड में आयरन के साथ। ठीक है, ब्लड के आयरन के साथ रिएक्ट करके वो क्या करता है? ब्राइट ब्लू ग्लो जो है वो जनरेट करता है डार्क एनवायरनमेंट्स में, जिससे ब्लड ट्रेसेस डिटेक्ट हो जाते हैं जो कि नेकेड आई को विजिबल नहीं है। ठीक है, तो ल्यूमिनॉल से क्या होता है? ब्लड के आयरन के साथ रिएक्ट करेगा, ब्राइट ब्लू ग्लो होगा, जिससे ब्लड ट्रेसेस हम डिटेक्ट। अब इसकी इफेक्टिवनेस देखते हैं। डिटेक्शन ऑफ क्लीन्ड क्राइम सीन्स। अब अगर मान लो क्राइम सीन को साफ कर दिया गया है बिल्कुल, उसके बाद भी ये डिटेक्ट कर लेगा अगर ब्लड अननोटिस्ड है, एक्सटेंसिव क्लीनिंग एफर्ट सब कर लिया साफ करने के लिए, उसके बाद भी ल्यूमिनॉल जो है वो ब्लड को निकाल लेगा।
फिर केमिकल स्टेबिलिटी एंड सेंसिटिविटी, ठीक है, ज्यादा स्टेबल और सेंसिटिव है। इसका मतलब क्या है कि छोटे और डिग्रेडेड जो ब्लड स्टेन्स हैं, ठीक है, उनको जो है वो डिटेक्ट कर पाएगा। इससे क्या होगा, जो फोरेंसिक टीम्स है वो क्रिटिकल ब्लड एविडेंसेस ढूंढ सकती हैं, जहां पर सिर्फ ट्रेस अमाउंट रह गया, जहां छोटा सा अमाउंट में है जो हमें नेकेड आई से तो कभी नहीं दिखता, तो ये उसको ढूंढ लेगी, चाहे उसको साफ कर दिया हो, चाहे वो छोटा सा हो या डिग्रेडेड हो, कुछ भी हो। अब इसका क्रिटिकल इंसाइट इसका है कि कभी कभी अब वो आयरन के साथ रिएक्ट करता है। अगर आयरन किसी और सब्सटेंस में है बाय चांस, तो इट समटाइम्स रिएक्ट विद अदर सब्सटेंसेस, जिससे क्या होता है फॉल्स पॉजिटिव्स आ सकते हैं। तो इससे टीम की कंफ्यूजन बढ़ेगी, काहे काहे वाला सीन। फिर डिग्रेड कर सकती है डीएनए इन ब्लड सैंपल, कॉम्प्लिकेटिंग सब्सीक्वेंट डीएनए। डीएनए मतलब ब्लड को तो ढूंढ लेगी, पर डीएनए को डिग्रेड कर दिया मान लो, फिर डीएनए की प्रोसेस में मुश्किल आएगी। तो ये होगी इसकी क्रिटिसिज्म। फिर आता है एडवांस्ड फिंगर लिफ्ट प्रिंट लिफ्टिंग टेक्निक्स। ये क्या है, ये ज्यादा सोफिस्टिकेटेड फिंगरप्रिंट लिफ्टिंग टेक्निक्स हैं। वैक्यूम मेटल डिपोजिशन और नैनो स्केल फिंगरप्रिंट एनालिसिस करना चैलेंजिंग सरफेसेस पे, जैसे कि प्लास्टिक है, फैब्रिक है, सबमर्ज्ड है, पानी के अंदर है, वहां से भी ये हर जगह से फिंगरप्रिंट निकाल लाएगी, ठीक है, अपनी टेक्नोलॉजी को यूज कर। अब इसकी इफेक्टिवनेस देखते हैं। एनहेंस डिटेक्शन ऑन चैलेंजिंग सर्फेसेस, जितने भी चैलेंजिंग है उन पे ढूंढ लाएगी। इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी, ठीक है, जो भी फेंट है या पार्शियल फिंगरप्रिंट्स है उनको वो ढूंढ के ला सकती है। अब इसका क्रिटिसिज्म क्या है, इसका क्रिटिसिज्म है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव है, वाइडली अवेलेबल नहीं है सभी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए। तो ये हो गई इसकी क्रिटिसिज्म। फिर आता है ऑल्टरनेट लाइट सोर्सेज। ऑल्टरनेट लाइट सोर्सेज क्या है, ये ऐसे पोर्टेबल डिवाइसेस हैं जिन्हें हम कहीं भी लेकर जा सकते हैं। वो डिवाइसेस हैं जो कि अलग अलग वेवलेंथ की जो लाइट है उसको एमिट करते हैं। अब जब ये अलग अलग वेवलेंथ की लाइट्स को एमिट करते हैं, तो उससे उस लाइट से फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स क्या डिटेक्ट कर पाते हैं, बॉडी फ्लूइड्स को, फाइबर या दूसरे ट्रेस एविडेंस, ठीक है। अलग अलग वेवलेंथ की लाइट निकलेगी, जिससे क्या होगा, बॉडी फ्लूइड, फाइबर और दूसरे ट्रेस एविडेंसेस मिल जाएंगे। अल्ट्रावायलेट से इंफ्रारेड, सारी तरह की वेव्स जो हैं इससे निकलती हैं, जिससे जो कुछ मटेरियल है वो फ्लोरोसिन करने लगते हैं, क्या होता है, ग्लो करने लगते हैं। अब जब ये ग्लो करने लगते हैं तो क्या होता है, वो विजिबल हो जाते हैं टू द इन्वेस्टिगेटर, ठीक है। उसके बाद इसकी इफेक्टिवनेस देखते हैं। डिटेक्शन ऑफ हिडन एविडेंस, ठीक है, स्पेशली जो सेक्सुअल असोल्ट के केसेस हैं जहां बॉडी फ्लूइड की एविडेंस है, वहां पर ये हिडन एविडेंस की डिटेक्शन। अब कई बार जैसे मान लो कि कोई सेक्सुअल असोल्ट का केस है, ठीक है, अब उसमें जो बेडशीट है उसने एब्जॉर्ब कर लिया, हम उसको ढूंढ नहीं पा रहे, तो ये क्या करेगा, वो जो जो भी सीमन है या जो भी बॉडी फ्लूइड है वो ग्लो करने लगेगा। तो डिटेक्शन ऑफ इवन हिडन एविडेंस होगी। नॉन इवेजिव डिटेक्शन, ये जो डिटेक्शन है ये ना तो डैमेज करती है या ऑल्टर करती है एविडेंस को, ना चेंज करती है ना कोई डैमेज करती है। अब इसका क्रिटिसिज्म क्या है, एनवायरमेंट फैक्टर जैसे कि कलर ऑफ बैकग्राउंड हो गया या कंटेमिनेंट्स हो गए, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, मास्क कर सकते हैं फ्लोरोसेंस को, कि उनकी वजह से हो सकता है कि हमें फ्लोरोसेंस दिखे ही ना। और हम ये जो है अब फ्लोरोसेंट तो हो जाएंगे, पर ये डिफरेंशिएट थोड़ी करता है अलग अलग टाइप के फ्लूइड को। हम पता लग जाएगा यहाँ कोई बॉडी फ्लूइड है, पर हो सकता है वो स्वेट हो सकता है वो सलाइवा हो सकता है वो सीमन हो, तो ये डिफरेंशिएट नहीं करता। तो इसलिए फर्दर टेस्टिंग भी चाहिए हमें कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।